नमस्कार। आज हम झारखंड के एक गांव भुचुंगडी की कहानी पर थोड़ी गहरी नज़र डालेंगे। हमारे पास जो जानकारी है वो एक लेख से है जिसका शीर्षक है भुचुंगडी, संकटों से जूझता आदर्श गांव। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक गांव जिसे कभी आदर्श कहा जाता था आज इतने सारे गंभीर संकटों के बीच खड़ा है, एक तरह से एक मुश्किल चौराहे पर। ये भुचुंगडी, इसकी लोकेशन भी मतलब काफ़ी ख़ास है। भैरवी नदी के किनारे है और जो मशहूर राजरप्पा मंदिर है उसके बिल्कुल पास। कभी अपनी खूबसूरती और लोगों के आपसी मेलजोल के लिए जाना जाता था, पर आज की कहानी थोड़ी अलग है। यहाँ संसाधन है, विकास की बातें हैं और उसका स्थानीय लोगों के जिंदगी पर क्या असर पड़ रहा है, इसकी एक उलझी हुई तस्वीर दिखती है। हाँ, और बात यहीं दिलचस्प हो जाती है। अक्सर हम सोचते हैं कि भाई संसाधन हैं तो तरक्की होगी, खुशहाली आएगी। लेकिन भुचुंगडी का मामला दिखाता है कि कैसे वही संसाधन जिनके कारण शायद उसे आदर्श कहा गया होगा, आज उसकी सबसे बड़ी समस्याओं की जड़ बन गए हैं। ये सोचने पर मजबूर करता है कि ये जो विकास की प्रक्रिया है, इसमें गड़बड़ कहाँ हुई। तो चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। शुरू करते हैं भुचुंगडी की थोड़ी पृष्ठभूमि से। ये गांव आखिर है कहाँ और क्या खास था इसमें जो इसे आदर्श गांव का दर्जा मिला? जी, तो जैसा लेख में बताया गया है, ये गांव झारखंड के रामगढ़ जिले में पड़ता है। भैरवी नदी इसके पास से गुजरती है और ये दामोदर नदी और घने जंगलों से भी घिरा हुआ है। लोकेशन तो वाकई सुंदर है और पास में ही प्रसिद्ध राजरप्पा छिन्नमस्ता मंदिर भी है, तो उसका एक धार्मिक महत्व भी है। लेख इशारा करता है कि इसे आदर्श गांव शायद इसकी प्राकृतिक सुंदरता, हरियाली और यहाँ जो अलग अलग समुदाय रहते थे उनके बीच आपसी भाईचारे की वजह से कहा जाता था। 2011 की जनगणना देखें तो आबादी करीब 2400 के आसपास थी। अच्छा, और ये जो समुदाय हैं, लेख में जिक्र है कि कई अलग-अलग तरह के लोग एक साथ रहते आए हैं। हाँ, बिल्कुल। और ये भुजुंगडी की पहचान का एक जरूरी हिस्सा रहा है। लेख में कुड़मी, संथाल, मुस्लिम और केवट समुदायों के शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का खास तौर पर जिक्र है। मतलब गांव में एक सामाजिक सद्भाव था। इनके अलावा कुछ और समुदाय भी हैं जो गांव के ताने बाने को पूरा करते हैं, जैसे करमाली, जिन्हें लुहार भी कहते हैं। फिर हरिजन समुदाय के लोग हैं जो मोची का काम करते हैं, और नाई समुदाय। ये सब मिलके गांव का हिस्सा थे। तो ये जो विविधता में एकता थी और एक तरह की आत्मनिर्भरता, शायद यही उस आदर्श छवि की बुनियाद थी। सुनने में तो ये वाकई एक अच्छी तस्वीर लगती है। फिर हालात बिगड़ने कैसे शुरू हुए? कहाँ से आई ये सारी दिक्कतें जिनका जिक्र लेख कर रहा है, और इसमें कोयले की क्या भूमिका रही? यहीं से समझिए कहानी का रुख बदलता है। विडंबना देखिए, गांव की जमीन के नीचे कोयले का बहुत बड़ा भंडार था और इसी भंडार की वजह से पास में सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड मतलब सीसीएल, उसने अपना राजरप्पा कोयला प्रोजेक्ट शुरू किया। और कोयला निकालने के लिए कंपनी ने गांव की जमीन का एक बड़ा हिस्सा अधिग्रहित कर लिया, मतलब अपने कब्जे में ले लिया। अच्छा, जमीन अधिग्रहण तो हुआ, लेकिन अक्सर ऐसे प्रोजेक्ट्स में स्थानीय लोगों को नौकरियों का वादा भी तो होता है। क्या भुचंगडी के लोगों को इसका कोई फायदा मिला? उन्हें रोजगार मिला? देखिए, लेख जो बताता है वो तस्वीर थोड़ी निराशाजनक है। जानकारी यह है कि नौकरी का फायदा बहुत बहुत ही कम लोगों तक पहुंचा। गिने चुने लोगों को ही सीसीएल में नौकरी मिली और उनमें से भी ज्यादातर लोग तो अब रिटायर हो चुके हैं। असली दिक्कत तो उनकी अगली पीढ़ी के सामने आई। ओह। उनके पास न तो पुरखों की जमीन बची जिस पर वो खेती कर पाते, और न ही सीसीएल में कोई पक्का रोजगार। तो वो एक अजीब सी कश्मकश में फंस गए, न इधर के रहे न उधर के। और वो जमीन जो 50 साल पहले ली गई थी, उसका क्या हुआ? क्या उस पे लगातार माइनिंग होती रही? ये बात सच में हैरान करती है और लेख इसे साफ बताता है। जो जमीन ली गई थी उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा पिछले करीब 50 सालों से ऐसे ही खाली पड़ा है। 50 साल से खाली? जी हाँ, मतलब कंपनी ने जमीन तो ले ली, पर उस पर ना खनन किया, ना कोई और इस्तेमाल हुआ। गांव वाले पहले इसी खाली जमीन पर जैसे तैसे खेती करते थे, अपना गुजारा चलाते थे। लेकिन वक्त के साथ परिवार बढ़े, जमीन बढ़ती गई और टुकड़े इतने छोटे हो गए कि उनसे घर चलाना भी मुश्किल हो गया। तो मतलब जमीन भी गई, नौकरी मिली नहीं, और जो थोड़ी बहुत खेती हो सकती थी वो भी फायदेमंद नहीं रही। शायद इसीलिए गांव से युवाओं का पलायन हो रहा है। और इस जमीन को लेकर हाल में भी कुछ हुआ है क्या? बिल्कुल सही समझिए आप। रोजगार है नहीं, खेती से आमदनी घट गई, तो युवाओं को गांव छोड़कर शहर जाना पड़ रहा है।
ये पलायन अब गांव के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। सोचिए, जब गांव में युवा ही नहीं रहेंगे तो भविष्य क्या होगा। और जैसे कि ये काफी नहीं था, हाल में स्थिति तब और बिगड़ गई जब सीसीएल ने लेख के अनुसार जो बची खुची खेती लायक जमीन थी, हाँ। जिस पर करीब 100 परिवार निर्भर थे, उसे भी वन विभाग को सौंपने का आदेश दे दिया। अरे। अब गांव वाले इसका जोरदार विरोध कर रहे हैं, क्योंकि ये तो उनके जीने का शायद आखिरी सहारा छीनने जैसा है। ये तो है ही, जमीन और नौकरी की समस्या। लेकिन लेख एक और कहीं ज्यादा भयानक खतरे का जिक्र करता है, जमीन के नीचे से भूमिगत आग। ये सुनने में ही कितना डरावना है। हाँ, और ये शायद गांव के सामने खड़ा सबसे बड़ा और फौरी संकट है। लेख बताता है कि गांव के पास ही कुछ बंद पड़ी अवैध कोयला खदानें हैं, और इन्हीं खदानों से जमीन के नीचे कोयले की परतों में आग सुलगनी शुरू हुई। और अब ये आग धीरे धीरे गांव की आबादी की तरफ बढ़ रही है। ये ऐसी आग है जो ऊपर से दिखती नहीं, पर अंदर ही अंदर सब कुछ खोखला कर रही है। ये कैसे होता है? मेरा मतलब है, जमीन के नीचे आग कैसे लगती और फैलती है? और क्या इसे रोकने के लिए कुछ किया जा रहा है? प्रशासन या सीसीएल कुछ कर रहा है? अक्सर ये भूमिगत आग तब शुरू होती है जब कोयले की परतें हवा के संपर्क में आ जाती हैं, जैसे पुरानी ठीक से बंद न की गई खदानों में या जमीन में दरारें पड़ने से। एक बार कोयला सुलग जाए तो अगर उसे ऑक्सीजन मिलती रहे तो ये अंदर ही अंदर जलता रहता है, और इसे बुझाना बहुत मुश्किल और महंगा काम होता है। जहां तक कार्रवाई की बात है, गांव वालों ने सीसीएल और स्थानीय प्रशासन से कई बार गुहार लगाई है, मदद मांगी है, लेकिन लेख के मुताबिक 5 महीने बीत गए, पर इस आग को बुझाने या कम से कम इसे गांव की तरफ बढ़ने से रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। 5 महीने? जी, और ये देरी गांव वालों के डर को और बढ़ा रही है। ये तो बहुत लंबा समय है। गांव वालों की चिंता किस स्तर की है? क्या ये सिर्फ एक दूर का डर है, या वो वाकई से महसूस कर रहे हैं अपनी रोज की जिंदगी में? ये डर अब उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गया है। लेख में गांव वाले का बयान है जो हालात की गंभीरता साफ दिखाता है। वो कहते हैं, हम जलती जमीन पर चल रहे हैं, कहीं भी दरार पड़ सकती है, जमीन धंस सकती है। हे भगवान। वही सिर्फ कहने की बात नहीं है। लेख में ये भी जिक्र है कि पहले एक व्यक्ति की मौत इसी तरह जलती हुई जमीन में धंस जाने से हो चुकी है। जमीन कहीं से भी गर्म हो जाती है, दरारें पड़ जाती हैं और अचानक जमीन नीचे बैठ सकती है। अगर इस आग को जल्दी काबू नहीं किया गया तो लेख की माने तो सैकड़ों परिवार बेघर हो सकते हैं। पूरा का पूरा गांव उजड़ने का खतरा है। ये एक तरह की धीमी तबाही है। ये तो वाकई भयावह है। एक तरफ कोयले ने जमीन और रोजगार छीना, और अब वही कोयला आग बनकर जान लेने पर तुला है। लेकिन भुजुंगडी की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होती। लेख में जिक्र है कि पिछले कुछ सालों से एक और आफत भी है, जंगली हाथी। हाँ, दुर्भाग्य से गांव वालों की परेशानियों की लिस्ट वाकई लंबी है। लेख के अनुसार पिछले करीब 6 सालों से ये गांव जंगली हाथियों के आतंक से जूझ रहा है। हाथियों के झुंड गांव के आसपास के खेतों में डेरा डाले रहते हैं। शायद जंगलों के कटने या भोजन पानी की तलाश में वो आबादी के इतने नजदीक आ गए हैं। और इन हाथियों का गांव वालों की जिंदगी पर क्या असर पड़ रहा है? सिर्फ फसलों का ही नुकसान है, या खतरा और भी बड़ा है? असर बहुत गहरा है और दोहरा है। एक तो है आर्थिक मार। लेख बताता है कि हाथी किसानों की 80 से 90% तक फसल रौंद डालते हैं। 80 से 90%? जी हाँ, सोचिए उन किसानों पर क्या बीती होगी जिनकी साल भर की मेहनत ऐसे बर्बाद हो जाती है। लेकिन बात सिर्फ पैसों के नुकसान तक नहीं है। ये हाथी कई बार गांव वालों पर हमला भी कर देते हैं। लेख के मुताबिक हाथियों के हमले में अब तक 3 गांव वालों की जान जा चुकी है। 3 मौतें? हाँ, तो ये सिर्फ फसल का नहीं, जान का भी खतरा है जो हर वक्त गांव पर मंडराता रहता है। ये तो चौंकाने वाला आंकड़ा है। जब खतरा इतना बड़ा है तो प्रशासन, खासकर वन विभाग, क्या कर रहा है? कोई कार्रवाई हुई है? गांव वालों का आरोप है, जैसा कि लेख में बताया गया है, कि उन्होंने बार बार वन विभाग से शिकायत की है, मदद मांगी है, लेकिन इस समस्या का कोई स्थायी हल निकालने के लिए अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। कभी पटाखे फोड़कर या शोर मचाकर हाथियों को कुछ समय के लिए भगा दिया जाता है, पर वो फिर लौट आते हैं। शायद विभाग के पास साधन कम है या इच्छा शक्ति की कमी है। वजह जो भी हो, नतीजा यह है कि गांव वाले खुद को इन हमलों के सामने बहुत असुरक्षित और अकेला महसूस करते हैं। तो अगर हम पूरी तस्वीर देखें, एक गांव जो कोयला, जंगल, नदी जैसे कुदरती संसाधनों से भरा पड़ा है, वो आज गरीबी, बेरोजगारी, जमीन के नीचे सुलगती आग के डर और जंगली हाथियों के खौफ में जी रहा है। ये कितना बड़ा विरोधाभास है। बिल्कुल, और यही भुचुंडी की कहानी का सबसे दुखद और सोचने पर मजबूर करने वाला पहलू है।
जिन प्राकृतिक संसाधनों को गांव की तरक्की का आधार बनना चाहिए था, वही उसके लिए श्राप बन गए हैं, है ना? जमीन के नीचे का कोयला निकालने के लिए जमीन ली गई, जिससे लोग बेजमीन और बेरोजगार हुए। जो जमीन बची वो या तो खेती के लायक नहीं रही या उस पर हाथियों ने कब्जा कर लिया। और अब वही कोयला जमीन के नीचे आग बनकर उनके घरों और जिंदगियों को निगलने को तैयार है। ये उस विकास के मॉडल पर एक बड़ा सवालिया निशान लगाता है, जहां सिर्फ संसाधन निकालने पर ध्यान होता है, लेकिन उसकी कीमत चुकाने वाले स्थानीय समुदायों और पर्यावरण की पूरी तरह अनदेखी कर दी जाती है। ऐसी मुश्किल और लगभग चारों तरफ से घिरी हुई स्थिति में गांव के लोग अब क्या चाहते हैं? सरकार से, प्रशासन से उनकी क्या मांगे हैं? लेख के मुताबिक भुचुंडी के गांव वाले अब थक चुके हैं और राज्य और केंद्र सरकार से फौरन मदद की गुहार लगा रहे हैं। वो चाहते हैं कि उनकी आवाज सुनी जाए और उनकी समस्याओं को गंभीरता से लिया जाए। उनकी मांगें बिल्कुल साफ हैं। पहली और सबसे जरूरी मांग है कि जमीन के नीचे लगी कोयले की आग को बुझाने के लिए फौरन और असरदार कदम उठाए जाएं। ये उनकी जान बचाने की लड़ाई है, सीधे सीधे। बिल्कुल। दूसरी, जो जमीन इतने साल पहले ली गई थी उसके लिए उन्हें सही मुआवजा मिले और जिन परिवारों की जमीन गई है उनका ठीक से पुनर्वास हो। तीसरी, जंगली हाथियों के आतंक से उन्हें निजात दिलाई जाए। इसके लिए कोई स्थायी समाधान निकाला जाए ताकि उनका जान माल का नुकसान रुके। और चौथी, गांव के पढ़े लिखे युवाओं के लिए गांव के आसपास ही रोजगार के मौके बनाए जाएं ताकि उन्हें अपना घर-बार छोड़कर बाहर न जाना पड़े। ठीक है, तो आज की इस चर्चा को समेटते हैं। भुचुंडी की कहानी सिर्फ एक दूर दराज के गांव की दुखभरी दास्तान नहीं है। ये असल में विकास के उस मॉडल पर एक तीखा सवाल है जिसमें अक्सर प्राकृतिक संसाधनों का फायदा तो बड़े स्तर पर उठाया जाता है, लेकिन उसकी भारी कीमत चुकाने के लिए स्थानीय लोगों को छोड़ दिया जाता है। कोयला निकालने की होड़ में छीनी जमीन और रोजगार, सालों तक बेकार पड़ी अधिग्रहित भूमि, जमीन के नीचे फैलती जानलेवा आग और खेतों और घरों पर हाथियों का हमला, ये सब मिलकर एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जहां गांव अपने ही संसाधनों के बोझ तले दबा जा रहा है और उसका वो आदर्श अतीत वो शायद अब एक धुंधली याद बनकर रह गया है। एकदम सही कहा। और यहाँ बुनियादी सवाल यही उठता है कि हम संसाधनों का प्रबंधन आखिर करें कैसे कि वो अभिशाप ना बने। विकास का मतलब क्या है? क्या सिर्फ खदानों से कोयला निकालना या फैक्ट्रियां लगाना ही विकास है, या फिर उस इलाके में रहने वाले लोगों की सुरक्षा, उनकी सेहत, उनकी आजीविका और उनकी खुशहाली सुनिश्चित करना भी विकास का हिस्सा है? भुचुंडी का मामला चीख चीख कर कह रहा है कि विकास की योजनाएं पर्यावरण की सुरक्षा और स्थानीय समुदायों के अधिकारों के बीच एक नाजुक संतुलन बनाना कितना जरूरी है। ये दिखाता है कि अगर इस संतुलन को नजरअंदाज किया गया तो नतीजे कितने विनाशकारी हो सकते हैं। और ये हमें ये सोचने पर भी मजबूर करता है, क्या ऐसे और भी भुचुंडी होंगे हमारे ही देश में या दुनिया के दूसरे कोनों में, जहां जमीन के नीचे दबे खजाने ने ऊपर रहने वालों की जिंदगी को संकट में डाल दिया है? और क्या हम विकास की इस अंधी दौड़ में कहीं सबसे जरूरी चीज, इंसान की जिंदगी, उसकी सुरक्षा और उसके भविष्य को पीछे तो नहीं छोड़ते जा रहे हैं? ये सवाल यकीनन सोचने लायक है।